हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यंग का वेतन पत्र कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हमने पठानतर निकाला, काले चमकी प्रिंजों की मोटाई निकाली थी। ठीक है, वो प्रूफ किया था काले चमकी प्रिंज की मोटाई समान होती है। फिर हमने प्रिंजों जो प्रिंज की रेखी चौड़ाई कोणी चौड़ाई उनकी निर्भरता भी हमने स्पष्ट की थी। अब आज के लेक्चर में हम कुछ उनके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और नए टॉपिक पर आएंगे विवर्तन पर। ठीक है, फिलहाल हम सर न्यूमेरिकल किस टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही जो तीनों फॉर्मूले हैं तीनों ही वेरी वेरी मोस्ट, ये इस चैप्टर के पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन डिस्कशन होता है। इसके पहले जो फॉर्मूले हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पहला, ठीक है, जो पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो ये ही है आपके। एक तो क्या था, पठानतर S/A कितना आया था सर, ये आया था आपका x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। सर एक तो था पठानतर का सूत्र, इस सूत्र पे हमें काम करना होगा। और बताया था सर सूत्र में हमें कि सर पठानतर जो S/A है सर वो 0 भी हो सकता है, लैम्डा भी हो सकता है, 2 लैम्डा भी हो सकता है और n लैम्डा भी हो सकता है। अगर चमकीली प्रिंज हैं तो n लैम्डा पे आना पड़ेगा। ठीक है, और अगर काली प्रिंज की बात करोगे तो सर यहाँ λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 और लास्ट में क्या आएगा 2n+1 λ/2 पर आना होगा। ठीक है, ये हमारे पास पठानतर होंगे। हम कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पठानतर लेंगे काली और चमकीली प्रिंजों के। दूसरा सर प्रिंज चौड़ाई हमने निकाली सर, बीटा कितना आया सर, लैम्डा कैपिटल स्मॉल डी। सर इस पे न्यूमेरिकल किस टाइप का आ सकता है। सर कोणीय चौड़ाई थीटा भी निकाले सर, कितना है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो यहां से हम निकालेंगे सर। ठीक है, तो यहां से पहला न्यूमेरिकल देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल कैसा किस तरह का आ सकता है। सबसे पहला आपके टेक्स्ट बुक का ही न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि एक वर्णीय स्रोत से जो उत्सर्जित प्रकाश है उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी दे रखी है 8000 एंगस्ट्रॉम। ये दे रखी है 8000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। साथ में कहा कि कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी मींस स्मॉल डी, कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी स्मॉल डी ये कितनी दे रखी है 0.2 mm मिलीमीटर। और लास्ट में कह रहा है जो कला संबंध स्रोतों के स्रोत से पर्दे की दूरी जो कैपिटल डी है तो वो कितनी है 1 मीटर। कितनी है 1 मीटर। तो देखो आप डायग्राम से देखें सर, ये हमारे पास क्या है S1, दूसरा कौन था S2। सर ये है कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी। सर ये है कैपिटल डी, स्रोत से पर्दे की दूरी। ठीक है, और सर यहाँ है ये प्रिंज चौड़ाई कौन है देखिए बीटा। सर कितना होता है सर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यही है आपका। ठीक है, और सर यहाँ से एक पीछे स्रोत रखा हुआ है कौन S। तो सर ये है आपका लैम्डा, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो डायग्राम से दिख रहा है आपको कि लैम्डा कौन है तरंग दैर्ध्य, स्मॉल डी कौन है सर कला संबंध स्रोतों की मध्य की दूरी, कैपिटल डी कौन है स्रोत से पर्दे की दूरी। तो देखो हमें लैम्डा गिवन है, स्मॉल डी गिवन है और कैपिटल डी गिवन है। और क्या कहा गया सर, क्या कैलकुलेट करना है नंबर 1 सर प्रिंज चौड़ाई कैलकुलेट करें, नंबर 2 कोणीय चौड़ाई भी कैलकुलेट करें। ठीक है, रेखीय चौड़ाई भी निकालनी है आपको और कोणीय चौड़ाई भी आपको निकालनी है। दोनों ही हमें निकालनी। सर कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे। तो देखो आप सबसे पहले आप रेखीय चौड़ाई के ऊपर आइए और रेखीय चौड़ाई हमारे पास कितना है सर, ये है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सर यहाँ मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले सर लैम्डा चाहिए सर, गिवन है 8000 एंगस्ट्रॉम। कैपिटल डी स्रोत से पर्दे की दूरी, कैपिटल डी सर ये भी गिवन है सर कितना 1 मीटर है। स्मॉल डी सर कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी, ये स्मॉल डी जो बहुत कम छोटा, इसको बहुत छोटा रखा जाता है। देखो कितना है बहुत कम आ रहा है 0.2 mm, क्योंकि ये जितना स्मॉल होगा प्रिंज चौड़ाई उतनी ही ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी को कम रखा जाता है ताकि प्रिंज चौड़ाई क्या मिले ज्यादा मिले। ओके, नाउ अब आप यहां से काम करेंगे। ठीक है, यहां अगर हम काम करेंगे तो देखो क्या है, एक तो सर हमारे पास में कौन है लैम्डा, एक तो कौन है सर हमारे पास लैम्डा है। कितना है सर 8000 एंगस्ट्रॉम, 8000 है तो कितना होगा और ये होगा आपका 8000 एंगस्ट्रॉम का 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है। एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 की पावर माइनस 10। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा सर 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, जो इसमें चले तो -7 मीटर। तो सर ये हमारा लैम्डा हो गया। फिर सर कौन है स्मॉल डी कौन है सर 0.2 mm है सर, इसको इसमें लिखा हो मीटर में।
एक पूरा सिस्टम बेटा पूरा एमकेएस में, पूरे सिस्टम को एमकेएस में लेकर आना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये मिलीमीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो पूरे जो वैल्यूज आपको गिवन है सर वो एक ही सिस्टम में होने चाहिए। या तो पूरा एमकेएस बनाओ, मीटर किलोग्राम सेकंड बनाइए, या फिर पूरा सीजीएस बनाइए, मतलब एक ही पद्धति में होना चाहिए। तो कंप्लीट देखो ये किस में था, इंडेक्स टू किस में आ गया, मीटर में आ गए। फिर ये क्या है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर किस में आओगे, मीटर में आओगे। तो सर ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। ये कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, और एक ही सिस्टम में आना है आपको, ठीक है, एमकेएस में आना है ऑलमोस्ट। तो सर लास्ट में कौन है, कैपिटल डी, सर कौन है 1 मीटर। तो अब देखो तीनों पद्धतियां, सर लैम्डा भी किस में है, मीटर में है, स्मॉल डी भी किस में है, मीटर में है, कैपिटल डी भी किस में, मीटर में। तो हम एमकेएस में काम कर रहे हैं, तो बीटा हमारे पास कितना आएगा, तो बीटा हमारे पास है, लैम्डा कितना है सर, ये है 8 इंटू 10⁻7 इंटू कैपिटल डी कितना है 1, तो सर ये कितना है 0.2 इंटू 10⁻3, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करें, निकालें, तो कितना आएगा सर, आप देखो ये कितना 8.-4, ये हम कर लेंगे तो 8 इंटू 10⁻7, ये 2 कर लें तो 10⁻4 कर लें, ठीक है। 2 4 जा 8, तो 4 इंटू में ऊपर लेकर आएंगे प्लस, तो क्या आएगा 10⁻3, इसमें आएगा ये मीटर में, किसमें आएगा मीटर। तो 4 10⁻3 मीटर, तो हम इसको 4 mm भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 mm। तो देखो प्रिंट चौड़ाई भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं मिलती, इसलिए ध्यान रखा जाता है कि डी को जितना आप कम करोगे प्रिंट चौड़ाई उतनी ही ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने रेखीय चौड़ाई निकाल भी ली, क्या बीटा। अब उसने कहा सर कोणीय चौड़ाई भी निकालो, तो कोणीय चौड़ाई भी निकाली जा सकती है। कोणीय चौड़ाई भी सर, कोणीय चौड़ाई थीटा कितना होता है, तो ये होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये आपका थीटा होता है, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो यहां से आप काम कर सकते हैं, सर लैम्डा हमें गिवन है, स्मॉल डी हमें गिवन है, तो काम हो गया हमारा, तो ये भी निकल जाएगा। सर लैम्डा कितना है सर, ये है 8 इंटू 10⁻7 मीटर, और सर डी कितना है 2 इंटू 10⁻3 मीटर। अब सोल्व करो सर, ये है 0.2, ठीक है। तो सेम ही आने वाला है, क्या आने वाला है, सेम ही आएगा, क्योंकि इंटू 1 ही तो था बीच में, d1 है, तो इसकी वैल्यू तो कितना आएगा सर, ये आएगा 4, पर अब ये mm में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, रेडियन, किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा 4 डिग्री, या किस में आएगा, रेडियन। तो एंगल थीटा निकाल रहे हैं, किसमें निकाल रहे हैं, एंगल थीटा निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास में इस तरह से क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन था सिंपल सा, उसने क्या दिया, लैम्डा और स्मॉल डी और कैपिटल डी, क्या बोल रहे हैं, रेखीय चौड़ाई निकालो, कोणीय चौड़ाई निकालो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, और दूसरे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। उसने कहा कि यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप में, यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप में कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी, क्या कहा, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप में कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी कितनी है, वही है सर पहले वाली 0.2 mm। साथ में कह रहा है स्रोत से पर्दे की दूरी कितनी है, 1 मीटर है, क्या है 1 मीटर है। तो कहना चाहता है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, क्या बोल रहा है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, हमें लैम्डा निकालनी है। आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, जबकि मध्य बिंदु, मूल बिंदु O से 2 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बने, कौन सी फ्रिंज बन रही है सर, 5वीं चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो। क्या कहा उसने सर, 5वीं आ सकता है, द्वितीय आ सकता है, तृतीय चमकीली आ सकता है, ठीक है। तो कौन सी चमकीली है सर, 5वीं चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो। पांचवी चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो, ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो सिंपल सा है, डायग्राम समझिए सर। ये है हमारा एक वर्णीय स्रोत सर, ये है कला संबंध स्रोत S1 सर, ये है आपका S2, और सर सामने कौन है, कैपिटल D, और ये कौन है, पर्दा, ठीक है।
ये आपका स्मॉल डी है, और सर यहाँ आपके पास में क्या है, लैम्डा। तो क्या क्या दे रखा है सर, एक तो लैम्डा हमें ज्ञात करना है, आपके प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हमें ज्ञात करनी है। एक तो स्मॉल डी दे रखा है, कितना है सर 0.2 mm। सर कैपिटल डी सर ये कितना है सर, ये 1 मीटर है। सर ये कितना है 0.2 mm है। तो डी दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है, और लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है। लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है। तो सर अगर हम केवल इस सूत्र पे काम करें, जैसे लास्ट टाइम कर लिया था अपन ने, सर इसमें 4 है, 4 में सर 3 मान मिलने चाहिए। 3 कौन से सर, कैपिटल डी दिया है, स्मॉल डी दिया हुआ है, और सर लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है। तो सर बीटा तो दो, बीटा देना चाहिए, बीटा तो गिवन नहीं है। इसका मतलब सर यहाँ से हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किए उसमें लैम्डा गिवन था, डी गिवन था, स्मॉल डी भी गिवन था, और बीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो कैपिटल डी दे रखा है, स्मॉल डी दे रखा है, लैम्डा हमें निकालना है, पर बीटा गिवन नहीं है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले पे काम नहीं होगा, हमें यहाँ पर इस पे जाना पड़ेगा, पथांतर के सूत्र पे जाना पड़ेगा। सर ये ऐसा है कि ये है मिड पॉइंट ओ, और मिड पॉइंट ओ से हमने एक बिंदु पी लिया था, पथांतर याद करो सर, ये है S1P और ये है सर S2P। तो सर ये x दूरी पर इस बिंदु P पर चमकीली फ्रिंज होगी या काली फ्रिंज होगी, वो हमने पथांतर निकाला। याद करिए ये पथांतर था, तो पथांतर S2A हमारे पास कितना आया था सर, ये आया था x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल D। ये था। अब x के लिए सोल्व करो उसको। सर x बराबर क्या है सर, x बराबर आ जाएगा आपका S2A इंटू में कैपिटल D और अपॉन में कौन है, स्मॉल d। ये है, आप यहाँ पे काम करके लैम्डा निकाल सकते हैं, यहाँ पे इस सूत्र पे काम करके लैम्डा निकाल सकते हैं। सर कैसे, देखो सबसे पहले स्मॉल d दे रखा है, कैपिटल D दे रखा है, x सर कितनी दूरी पर सर उसने दिया है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर, मिड पॉइंट O से 2 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P पर हमें क्या मिल रही है सर, 5वीं चमकीली मिल रही है। क्या मिल रही है सर, 5वीं चमकीली हमें मिल रही है। तो आप देखो इस पर हमें काम करना पड़ेगा। तो सर x तो गिवन है, d भी गिवन है, कैपिटल D भी गिवन है, तो सर लैम्डा से नजर नहीं आ रहा, लैम्डा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो लैम्डा किसमें छुपा है, पथांतर में। सर पथांतर आपको यहाँ से या फिर यहाँ से लेना पड़ेगा। तो या तो पथांतर लोगे 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n लैम्डा, या फिर क्या लोगे लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। सर कौन सा ले, ठीक है, यहाँ पे -1 लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, 2n - 1 लैम्डा बाई 2। ओके, तो सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है सर, ये ले कि ये ले। तो बता दें मैंने आपको कि जब भी चमकीली फ्रिंज की बात करें तो n लैम्डा लेना है आपको, ठीक है, और फिर n का मान कितना लो, 0 1 2 3 4। तो ये शून्य क्रम की चमकीली, पहले क्रम की चमकीली, दूसरे क्रम की चमकीली, और ये है nवें क्रम की चमकीली। अगर n लैम्डा पथांतर लेंगे, ठीक है, और अगर काली फ्रिंज तो क्या लेंगे, 2n - 1 लैम्डा बाई 2। तो ये जो पथांतर S2A है सर, या तो n लैम्डा को जाएगा या फिर जाएगा 2n - 1 लैम्डा बाई 2 को। तब किसको लेना है, वो डिपेंड करता है चमकीली फ्रिंज है कि काली फ्रिंज है। अगर चमकीली है तो n लैम्डा पे जाना पड़ेगा, और काली फ्रिंज है तो इस पे जाना पड़ेगा। क्या दिया, तो 5वीं चमकीली, देखो आप यहाँ देखो क्या है, 5वीं चमकीली, चमकीली की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पथांतर S2A किसको जाएगा, n लैम्डा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला x हो गया सर, वो हो गया n लैम्डा इनटू में कौन है, कैपिटल D, और अपॉन में कौन है, स्मॉल d। अपॉन में कौन है, स्मॉल d हो गया, अपॉन में कौन है, स्मॉल d हो गया। ये आपका x है, ये आपका क्या है, x है। तो x इक्विवेलेंट कितना है, n लैम्डा इनटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये है आपका, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, अब हम यहाँ पे काम करेंगे सर किस पे, अब देखो सर हमें लैम्डा नजर आने लग गया कि सर यहाँ पे x गिवन है, d गिवन है, कैपिटल D गिवन है, लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है। पर अभी भी सर n एक नया टर्म आ गया, n हमारे पास एक नया टर्म आ गया सर, n की वैल्यू गिवन नहीं है, पर बता दिया था मैंने कि n क्या होता है, फ्रिंज क्रमांक होता है, चाहे काली फ्रिंज हो चाहे चमकीली फ्रिंज हो, n हमारा क्या होता है, फ्रिंज क्रमांक होता है। उसने कहा पहली चमकीली तो n का मान 1, उसने कहा दूसरी चमकीली n का मान 2, उसने कहा 5वीं चमकीली n का मान 5, उसने बोला nवीं चमकीली तो n का मान n लैम्डा। तो n लैम्डा में n भी बनती है, तो पहली चमकीली 1 लैम्डा, दूसरी चमकीली 2 लैम्डा, तीसरी चमकीली 3 लैम्डा, 5वीं चमकीली 5 लैम्डा। तो कौन है, तो 5वीं चमकीली है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास n का मान भी गिवन है, n इक्विवेलेंट 5। ये लो, तो जैसे आप पथांतर का मान रखोगे तो या तो लिखोगे n लैम्डा या फिर क्या लिखोगे, 2n - 1 लैम्डा बाई 2। तो दोनों में हमें n की डिमांड होगी, पर n ऑलवेज ध्यान रखना कि n क्या होता है सर, ये फ्रिंज ऑर्डर होता है। सर कौन सी फ्रिंज, तो ऑर्डर चमकीली फ्रिंज का हो या काली फ्रिंज का हो, आपको देखना 5 चमकीली तो n का मान 5,
चौथी चमकीली n का मान 4, उसने कहा दूसरी काली तो n का मान 2, पांचवी काली तो n का मान 5, मतलब जो फ्रिंज ऑर्डर होता है, जो फ्रिंज का क्रमांक होगा सर वही n के मान होता है। तो यहाँ कौन है सर, पांचवी चमकीली है तो n का मान कितना होगा 5, n का मान कितना होगा 5 होगा। तो अब हमारे पास सारे मान है, क्या है सर, n का मान है सर ये कितना है 0.2 mm, तो ये कितना आएगा 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। सर ये दे रखा है आपको, x सेंटीमीटर में कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो सर अगर आप पूरे वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ लेकर आ जाओ, क्या है n की वैल्यू कितनी है 5 है। सर स्मॉल d कितना है सर 0.2 mm है, तो इसको लेके चलो कितना आएगा सर 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। फिर कौन है कैपिटल D, सर ये कौन है 1 मीटर है। फिर क्या चाहिए सर x, स्मॉल x क्या है सर 2 सेंटीमीटर, तो सर 2 सेंटीमीटर मीटर में आओ तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर के मीटर तो 100 का डिवाइड कर दो। तो ये लो सर सारे मान आ गए, वैल्यू पुट करो। तो सर यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी लैम्डा की, इसको लैम्डा के लिए सोल्व कर लो। तो लैम्डा बराबर कितना आएगा सर, लैम्डा बराबर आएगा x इंटू स्मॉल डी अपॉन में क्या आएगा n इंटू कैपिटल D। ठीक है, इसको लैम्डा के सोल्व कर लो। तो कितनी वैल्यू आई सर, ये आई 0.2 इंटू 10 की, सॉरी कौन है पहले x है तो कौन है सर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। स्मॉल डी कौन है सर, ये है 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। अपॉन में बोलो कौन है, अपॉन में कौन है सर, n का मान कितना है 5 है, n का मान कितना है 5 है। और सर कैपिटल D कौन है सर, कैपिटल D है 1, कैपिटल D कौन है 1, तो ये आपका लैम्डा हमने निकाल भी लिया। तो इस तरह से हमने एक काफी हमने क्वेश्चन रखा जो किस पे काम करता है, पथांतर S2A बराबर x स्मॉल d अपॉन कैपिटल, इस पे काम करना आपको आ गया होगा कि हमें S2A का मान लिखना पड़ेगा, या तो n लैम्डा लिखो या 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 लिख के हम या तो कभी लैम्डा निकालेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लैम्डा निकले, कभी लैम्डा निकलवाएगा, कभी स्मॉल डी निकलवाएगा, कभी कैपिटल डी निकलवाएगा, कुछ भी निकलवा सकता है। मतलब जितने अननोन मान है उनमें से एक मिस करेगा और बाकी सब आपको गिवन करेगा। पर जब भी S2A पे काम करेंगे तो सर हमें n लैम्डा पे या इस पे आना पड़ेगा। उसमें n आपको ध्यान रखना क्या है सर, वहां पे n फ्रिंज क्रमांक होता है कि कौन सी चमकीली या कौन सी काली फ्रिंज मिल रही है। तो इस तरह से हमने इन पे काम करना सिखाया। आप और प्रैक्टिस करें और देखें, बुक्स में टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल मिलते हैं वो करिए, और पीछे आंसर में भी जाइए, और इन तीनों फॉर्मुला बेस पे जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो हमें प्रैक्टिस करनी है। पर ध्यान रखना वेरी 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 मोस्ट, इस फॉर्मूले पे तो एग्जाम में 2 से 3 नंबर तक की मार्किंग का बड़ा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, यहाँ से 1 मार्क्स या 1 मार्क्स आ रहा है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम 2 से 2.5 मार्क्स तक के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। तो आप वेरी वेरी मोस्ट ध्यान में इस फॉर्मूले पे काम करना सीखना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नए टॉपिक पर आते हैं। नया टॉपिक है आपका क्या सर, विवर्तन शुरू करेंगे। पर विवर्तन से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है सर, श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण भी बोला जाता है कि सर श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण प्रतिरूप से आप क्या समझते हो, इसको समझाइए सर। श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है सर, श्वेत प्रकाश का जो व्यतिकरण है तो उससे हम क्या समझते हैं, तो देखिए वो क्या है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग सर, हम बात कर रहे हैं श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण। तो सर अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं सर, व्यतिकरण तो हमने पढ़ भी लिया। अब आप बोले सर श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण, तो पहले आपने किसका किया, तो पहले हमने जो व्यतिकरण किया वो था सर एक वर्णीय प्रकाश का व्यतिकरण। सबसे पहली कंडीशन ये थी यंग की कि उसने क्या किया था, बताओ यंग ने क्या किया था सर, यंग ने एक वर्णीय स्रोत लिया था, उसने श्वेत प्रकाश नहीं लिया। एक वर्णीय स्रोत होता है जिसमें एक ही वर्ण हो, एक ही कलर हो, एक ही कलर का प्रकाश होगा, या तो रेड कलर का प्रकाश होगा या ब्लू कलर का प्रकाश होगा, मतलब एक ही वर्ण होता है, एक ही कलर होता है उसमें, तो वो होता है एक वर्णीय स्रोत लिया। फिर सामने क्या स्लिट रखी, यहाँ पे कौन है S1 है सर, ये कौन है आपका S2 है, ठीक है, इस तरह से आया। फिर सामने कौन है, पर्दा है सर, ये लो, ठीक है। तो फिर इस तरह से आपने किया कंप्लीटली, यहाँ पे पूरा आपने देखा, ठीक है सर। यहाँ कौन है, प्रिंस जोड़े मिलता सर, कौन है पहले कौन मिला सर, शून्य का चमकीली सर, सबसे कौन था चमकीली प्रिंस सर। फिर कौन है सर, काली प्रिंज है, फिर सर चमकीली प्रिंज है,
फिर काली फ्रिंज। ओके, ऐसे ही सर इधर भी काली चमकीली फ्रिंज। ये सब हमने कर लिया कि सर एक वर्णीय स्रोत, यंग ने जो प्रैक्टिकल किया था तो वो एक वर्णीय स्रोत पे किया था और सर वहां हमें काली चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है, सेंटर पे चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि सर यहाँ पे जो काली चमकीली फ्रिंजें हैं सर उनकी मोटाई समान प्राप्त होती है। ये था सर एक वर्णीय प्रकाश का व्यतिकरण। क्या था सर? ये एक वर्णीय प्रकाश का व्यतिकरण था। लेकिन अभी हम जो बात करना चाह रहे हैं सर वो बात कर रहे हैं सर श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण। किसकी बात करना चाहते हैं? श्वेत प्रकाश का जो व्यतिकरण है उसको लेकर बात है। श्वेत प्रकाश मतलब होता है जिसमें सभी कलर हैं, जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाले प्रकाश की हम बात करें तो सर उसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश बोलते हैं। या हमारे बल्ब से जो प्रकाश आ रहा है या ट्यूबलाइट से जो प्रकाश आ रहा है, हैलोजन से जो प्रकाश आता है सर, सबके सबको ना श्वेत प्रकाश है। ठीक है, इसमें सभी कलर्स होते हैं, सभी तरंगदैर्ध्य हैं। कितनी है सर हम बोलेंगे तो श्वेत प्रकाश का जो प्रकाश है उसमें लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक इस रेंज की सभी लैम्डा होती है, सभी कलर्स होते हैं। ठीक है, पर इसमें क्या है कि जो व्हाइट है सर उसकी प्रायिकता ज्यादा होती है, सफेद रंग की प्रायिकता ज्यादा होती है, इसलिए हमें ये प्रकाश श्वेत के रूप में नजर आता है। ठीक है, तो सर इसमें क्या होने वाला है? तो देखो श्वेत प्रकाश के व्यतिकरण प्रतिरूप जब देखा गया तो उसमें क्या मिला सर? श्वेत प्रकाश के व्यतिकरण प्रतिरूप में सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो शून्य क्रम की फ्रिंज है, जो शून्य क्रम की फ्रिंज है, पर्दे के मिड पॉइंट पे जो फ्रिंज बनती है सर वो श्वेत बनती है। क्या बनती है सर? वो श्वेत बनती है। और उसके दोनों ओर जाओगे तो क्या मिलेगी सर? रंगीन फ्रिंजी मिलेगी। क्या है? रंगीन फ्रिंजी प्राप्त होती है। तो पहला जो हमने पॉइंट देखा कि जो श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण जब हमने बनाया, व्यतिकरण श्वेत का भी बनता है और एक वर्णीय का बनता है। ठीक है, एक वर्णीय उसकी मूल कंडीशन ही थी, एक वर्णीय तो उसकी आवश्यक शर्त नहीं थी, पर अगर आप एक वर्णीय स्रोत लेंगे ठीक है तो बनने वाला व्यतिकरण अच्छा बनता है, स्पष्ट बनता है, और लेपन कम होता है। जबकि इसमें क्या देखने को मिलता है कि सर यहाँ पे और लेपन हो जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे क्या देखने को मिला? तो श्वेत प्रकाश के व्यतिकरण में, श्वेत प्रकाश का जो व्यतिकरण है सर उसमें क्या देखा? तो श्वेत प्रकाश के व्यतिकरण में हमने क्या देखने को मिला कि सर एक तो रंगीन फ्रिंजें मिलती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी कलर नजर आएंगे, रेड कलर भी दिखेगा, ब्लू भी दिखेगा, व्हाइट भी दिखेगा, येलो भी दिखेगा, मतलब कलरफुल है। ये कौन है? कलरफुल है, रंगीन। जबकि यहाँ पे कलर नजर नहीं आते, यहाँ पे एक चमकीली और एक ब्लैक। ठीक है, चमकीली काली अब चमकीली में एक कलर तो हो सकता है, जैसे यहाँ पे रेड कलर का स्रोत है तो यहाँ चमकीली फ्रिंज रेड कलर की होगी। यहाँ अगर ब्लू कलर का स्रोत है एक वर्णीय तो यहाँ चमकीली ब्लू, पर उसको कलरफुल इसलिए नहीं बोले कि उसमें एक ही कलर है, ब्लू 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 या फिर रेड रेड। जबकि यहाँ पे ब्लू भी है, रेड भी है, येलो भी है, वायलेट भी है, व्हाइट भी है, तो ये हो गया कलरफुल, बहुत सारे रंग। जबकि यहाँ पे एक ही रंग, इसके लिए बोला गया कि यहाँ रंगीन फ्रिंजें प्राप्त होती है, जबकि यहाँ पर हमें काले चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है। नंबर 2, यहाँ पे जो सेंटर फ्रिंज वो क्या मिलती है सर? चमकीली। आपने बताया कि यंग के व्यतिकरण प्रतिरूप में जो सेंटर फ्रिंज है वो क्या मिलती है? चमकीली मिलती है। जबकि आप यहाँ श्वेत प्रकाश में क्या देखोगे सर? हमें श्वेत मिलती है। जो शून्य क्रम की फ्रिंज है या ठीक मिड की जो फ्रिंज है सर वो श्वेत मिलेगी, यहाँ चमकीली मिलेगी और यहाँ पे श्वेत मिलती है। यहाँ रंगीन फ्रिंजें हैं, यहाँ काली चमकीली फ्रिंजें हैं। यहाँ सेंटर फ्रिंज क्या है? श्वेत है, जबकि यहाँ सेंटर फ्रिंज क्या है? चमकीली। और इसके अलावा सर यहाँ जो काली चमकीली फ्रिंजों की मोटाई थी ना सर वो क्या है? समान है सर। काली चमकीली फ्रिंजों की मोटाई क्या है? समान है सर, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। काली ये जो अलग अलग फ्रिंजें हैं तो उनकी मोटाई क्या है? अलग अलग। सर कैसे? बीटा बराबर क्या है? लैम्डा के रिस्पॉन्ड दी, तो सर बीटा समानुपाती लैम्डा। देखो यहाँ तो एक ही लैम्डा था, इसलिए प्रत्येक फ्रिंज की मोटाई लैम्डा से, तो जो मोटाई भी क्या है? सेम है। जबकि यहाँ पर रेड कलर की शिफ्ट भी है, ब्लू की भी है, येलो की भी है, तो रेड का लैम्डा क्या है? ज्यादा, तो रेड की फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होगी? ज्यादा। तो रेड की जो फ्रिंज है वो मोटी होगी। और ब्लू की बात करें तो ब्लू का लैम्डा क्या है? कम है, तो ब्लू के लिए फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? कम होगी। तो ब्लू की जो स्ट्रिप है फ्रिंज चौड़ाई वो क्या होगी? छोटी होगी। तो आप देखो अलग अलग रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई वो क्या है? अलग अलग मिलती है। तो यहाँ फ्रिंज चौड़ाई भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। तो ये भी कई बार डिस्कशन आता है कि श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण प्रतिरूप समझाइए। तो श्वेत प्रकाश के व्यतिकरण प्रतिरूप में हमें रंगीन फ्रिंजें प्राप्त होती है, सेंटर फ्रिंज हमें श्वेत प्राप्त होती है, और यहाँ जो फ्रिंजें हमें मिल रही है सर वो क्या है? कलरफुल या रंगीन प्राप्त होती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण है सर उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सर वो है इंद्रधनुष का बनना। जो बारिश के टाइम पे इंद्रधनुष बनता है, रेनबो आपने देखा होगा। ठीक है, ऐसा आपको कलरफुल रेनबो आपको नजर आएगा, उसमें रंगीन पट्टिकाएं आपको दिखती है। तो सर वो इसका एक उदाहरण है कि इसका श्वेत प्रकाश के व्यतिकरण का, बारिश के टाइम पे रेनबो का बनना, इंद्रधनुष का बनना
जो हमें आकाश में कलरफुल पट्टिकाएं दिखती है, आकाश में हमें जो रंगीन पट्टिकाएं नजर आती है सर वही है आपका श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण। श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण है। तो ये व्यतिकरण का प्राकृतिक उदाहरण है। ये व्यतिकरण का क्या है? प्राकृतिक उदाहरण है। और आप प्राकृतिक उदाहरण की बात करें तो आप देखो, कई बार आप देखना कि अगर हम पानी, किसी तालाब है या नदी है, उस पानी को हम ऑयली कर दें, थोड़ा सा उसमें पानी डाल, तेल डाल, क्या डालते हैं? तेल डाल दें उस पर, तो आप देखना वो जो तेल है सर वो हमें रंगीन नजर आएगा। जो तेल की परत है सर वो हमें कलरफुल नजर आती है। तो सर ये भी किसका एग्जाम्पल है? सर ये भी है प्रकाश के व्यतिकरण का प्राकृतिक उदाहरण। ये व्यतिकरण बन रहा है, श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण है। पर कैसे बना सर? प्राकृतिक है। और यंग जो हमने किया था वो क्या था? प्रैक्टिकली। यंग का जो व्यतिकरण सर वो प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं बना, वो हमने बनाया। एक स्रोत लिया, एक स्लिट रखी, 2 छिद्र बनाए, सामने पर्दा रखा, तो ये प्रैक्टिकली अरेंजमेंट था। इसको हमने प्रैक्टिकली प्राप्त किया, लैब में प्राप्त किया। जबकि रेनबो का बनना, ठीक है, और इंद्रधनुष का बनना, और तालाब या नदी की जल की सतह अगर हम ऑयली कर दें, थोड़ा तेल डाल दें, तो सर वो हमें तेज धूप में चमकता हुआ या रंगीन नजर आता है। तो सर वो भी क्या है? एक्चुअल में व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। किसका सर? श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण बोल दीजिए, व्यतिकरण का प्राकृतिक। कई बार एग्जाम में आता है कि व्यतिकरण का प्राकृतिक उदाहरण बनाओ, तो रेनबो का बनना, ठीक है, और जो नदी है उसकी जो जल की सतह है उसका ऑयली हो अगर वो, तो उसका रंगीन नजर आना। और प्रैक्टिकल उदाहरण तो सर बहुत ज्यादा है। यंग का प्रैक्टिकल है, फ्रेनेल है, माइक्लेशन है, ये सब के सब क्या है? क्या है आपके सर? ये प्रैक्टिकल उदाहरण। तो इस तरह से हमने आपके लिए पूरा व्यतिकरण किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं सर, वो है हमारा विवर्तन। वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। विवर्तन क्या है, विवर्तन की आवश्यक शर्तें क्या है, विवर्तन जैसे व्यतिकरण क्या है? व्यतिकरण बनने के लिए मूल कंडीशन होनी चाहिए सर, आयाम लगभग बराबर होना चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, ठीक है, ये सब मूल कंडीशन किसकी? सर व्यतिकरण की। तो ऐसे अब हम किस पे आ रहे हैं? विवर्तन। विवर्तन क्या है और विवर्तन की शर्त, और इसमें भी हम आगे चलेंगे विवर्तन प्रकार। सर फ्रेनल विवर्तन होता है, प्राण विवर्तन होता है, जैसे मापिता, व्यतिकरण, संपोषी, विनाशी। तो विवर्तन टॉपिक शुरू करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? विवर्तन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विवर्तन हम किसे कहते हैं? तो देखो, विवर्तन को समझने के लिए हमें एक धारक या अवरोधक को समझना होगा। कोई भी धारक, जिसके धारक या दरवाजा बोल दो, जिसके अंदर से हम पास कर सकते हैं। जैसे रूम में दरवाजा होता है तो उस दरवाजे से हम एंटर करके निकलते हैं, तो वो हो गया हमारा धारक। वो हमारा क्या होगा? जिसके अंदर से हम क्रॉस कर सकते हैं, उसके अंदर से ऊपर निकल सकते हैं, जा सकते हैं, तो वो हो गया धारक, जिसके अंदर से पारित हो सकता है प्रकाश। और सर अवरोधक क्या होता है? अवरोधक जो आगे जाने से रोकता है। जैसे दीवार क्या करती है सर? अवरोधक का काम करती है, जो हमें रोकती है। कोई भी दीवार है तो वो कौन हो गया? अवरोधक हो गया। खिड़कियां क्या है? धारक है। रोशनदान क्या है? धारक है। दरवाजे क्या है? धारक है। ये सब क्या है? धारक है। और अवरोधक क्या है सर? दीवार क्या होगी सर? अवरोधक। उसके प्रकाश को दीवार जाने से रोकेगी, तो दीवार उसका क्या है? अवरोधक है। तो अब जब हम प्रकाश का माध्यम में संचरण होता है तो उसके माध्यम में सर धारक भी मिलेंगे और अवरोधक भी मिलेंगे। तो सर धारक कौन है? दरवाजा, जिसके अंदर से प्रकाश जा सकता है। अवरोधक जो प्रकाश को आगे जाने से रोकता है। तो अगर हमें विवर्तन को समझना है तो सर हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा धारक का और अवरोधक का। सर क्या है सर? किस तरह से बने, कैसे बनाएंगे? देखिए सर, ये है हमारा स्रोत, ये हमारा स्रोत है, ओके, एस। अब हमने इसके सामने एक धारक रख दी। ये हमने इसके सामने क्या रख दिया? धारक रख दिया। सर ये सामने कौन है? पर्दा है, जिस पर हम विवर्तन पत्र देखेंगे, जिस पर हमें विवर्तन पत्र देखने को मिलेगा। अब सर इससे प्रकाश आया, इस तरह प्रकाश आया, ऐसे करके प्रकाश आएगा सर, ठीक है। तो एक्चुअली देखो विवर्तन क्या है? विवर्तन क्या है कि जब ये प्रकाश किरण, ये हमारे पास में है सर, ये प्रकाश किरण आपका, ये धारक है, ये स्रोत है, ये सामने पर्दा है। तो प्रकाश किरण जब इस धारक के किनारों से टकराती है, धारक या अवरोधक, या अवरोधक भी हो सकता है, धारक या अवरोधक, जब इस धारक या अवरोधक के किनारों से टकराती है तो टकरा कर क्या होती है सर? मुड़ जाती है।
टकराकर मुड़ जाती है, बाहर की तरफ मुड़ेगी, अंदर की तरफ मुड़ेगी। तो टकराकर मुड़ने की जो घटना है सर वही कौन है? विवर्तन। वही विवर्तन हम कहते हैं प्रकाश सीधी सरल रेखा में संचरित होता है, प्रकाश को सीधी सरल रेखा में संचरित माना गया है। बिल्कुल सही है, प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है जब, लेकिन जब ये किसी धारक या अवरोधक के किनारे से टकराता है तो फिर वो सीधा नहीं चलता, फिर वो टकराकर क्या होता है? मुड़ जाता है। टकराकर क्या होता है? मुड़ जाता है। तो टकराकर मुड़, यहाँ तक तो सीधा ही चल रहा था, पर जब टकराएगा तो टकराकर क्या होगा? मुड़ेगा। मुड़ने की घटना को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन। सर कैसे कह रहे हो आप मुड़ेगा? ये हम कैसे कह सकते हैं मुड़ेगा? तो देखो, अगर प्रकाश मुड़ता नहीं है तो क्या होना चाहिए सर? ये तारक है तो इसके अंदर प्रकाश ऐसे आएगा, ऐसे प्रकाश आएगा सर से। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अगर हम इसके सामने सामने जाए, ये है दीवार के साथ सामने, यही वो एरिया है जिसके अंदर प्रकाश आ रहा है, आ रहा है। तो सर ये सामने वाला जो स्पॉट है सर वो चमकीला होना चाहिए, इतनी ही दूरी चमकीली होनी चाहिए सर, ये ही चमकीला स्पॉट बनना चाहिए। यहाँ प्रकाश आ रहा है, जबकि सर यहाँ तो प्रकाश नहीं आ रहा, सर यहाँ तो प्रकाश नहीं आ रहा, तो ये भी क्या होना चाहिए? काला। तो ये भाग में क्या होना चाहिए? काला, क्योंकि सर ये तो क्या है, इसके ऊपर तो सर ठीक है कुछ नहीं, तो प्रकाश फिर यहां तक आएगा तो सर ये भाग चमकीला होना चाहिए, और इसके ऊपर ये क्या है? काला, और सर ये भी क्या होना चाहिए? काला होना चाहिए। केवल जितना आपका धारक है तो उतना ही बड़ा चमकीला स्पॉट बनना चाहिए, उतना ही बड़ा यहाँ पे चमकीला स्पॉट बनना चाहिए, ठीक है। जबकि प्रैक्टिकली तौर पे क्या लिखा गया सर? जितना बड़ा धारक है सर उतना ही बड़ा चमकीला नहीं सर, उससे बड़ा चमकीला बन रहा है, उससे बड़ा हमें चमकीला स्पॉट देखने को मिलता है। क्यों सर? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ये प्रकाश किनारे से टकराया तो टकराकर क्या होता है? मुड़ गया सर। टकराकर क्या हुआ? बाहर की तरफ मुड़ गया, ऐसे बाहर की तरफ मुड़ गया। तो जब बाहर की तरफ मुड़ के गया तो सर यहाँ पर भी प्रकाश पहुंच गया तो ये भी चमकीला हो गया सर, मुड़कर ये भी यहाँ तक आ गया तो ये भी चमकीला हो गया। अगर ये मुड़ता नहीं तो केवल इतने ही भाग में चमकीला होता, पर एक्चुअली टकराकर क्या हुआ? बाहर की तरफ मुड़ा। ऐसे नहीं, बाहर ही नहीं, अंदर की ओर भी मुड़ता है, अंदर की ओर भी मुड़ेगा। और जो अंदर की ओर मुड़ने वाला जो प्रकाश है उसका प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला। जो बाहर की तरफ मुड़ा उसने तो क्या किया? ये सर ये डार्क वाला कालेपन का सेक्टर था, इस कालेपन में प्रकाश आगे तो वहां चमकीलापन दिखा, ठीक है। तो बाहर वाले का प्रभाव दिखा कि सर जो कालापन था वो चमकीले में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो प्रकाश अंदर की ओर घुमा सर वहां उसका प्रभाव देखने को नहीं मिला, क्योंकि सर ऑलरेडी वहां तो बहुत ज्यादा लाइट्स है, तो उसमें थोड़ी लाइट और आ गई तो उसका प्रभाव देखने को हमें नहीं मिलता। लेकिन जो प्रकाश बाहर की तरफ घुमा सर उसने डार्क क्षेत्र में क्या बनाया सर? प्रतिदीप्त या चमक उत्पन्न की, उसको चमकीला बना दिया। तो चमकीला जो हमें इतना छोटा मिलना चाहिए था अब वो इतना बड़ा मिला, किसी कारण? विवर्तन के कारण, प्रकाश के धारक या अवरोधक के किनारे से टकराकर मुड़ने के कारण हमें क्या मिला? क्या मिला बताइए सर? ये हमें मिला क्या? ठीक है, बड़ा चमकीला स्पॉट मिला। तो इस जितना छिद्र है उससे बड़े आकार का चमकीला स्पॉट मिलना हमें क्या शो करता है कि प्रकाश जब किसी धारक या अवरोधक के किनारे से टकराता है तो हमें सामने क्या मिलता है? हमें क्या है सर? टकराता है तो क्या होता है सर? धारक या अवरोधक के टकराकर क्या होता है सर? वो मुड़ जाता है। तो प्रकाश तरंग का किसी धारक या अवरोधक के किनारे से टकराकर मुड़ने की ये जो घटना है सर उसी को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तन। देखो ये टकराएगा और टकराकर क्या हो जाएगा? ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। टकराकर इस तरह से मुड़ जाएगा। तो टकराकर ये जो मुड़ने की घटना है, टकराकर ये जो मुड़ने की घटना है सर वही क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? विवर्तन। जबकि होना क्या चाहिए था सर? प्रकाश अगर सीधा सीधा चलता, अगर प्रकाश सीधा सीधा चलता तो केवल यही चमकीला स्पॉट बनना चाहिए था, इतनी दूरी में चमकीला। जबकि होता है कि इतनी दूरी तक हमें चमकीला मिलता है, जो हमें क्या शो करता है कि प्रकाश किसी धारक या अवरोधक की टकराकर मुड़ जाता है। तो ये जो घटना है सर वही कौन है? विवर्तन। ऐसे देखो अवरोधक में देख लो आप, अगर हम अवरोधक की बात करें तो सर ये देखो हमारे पास स्रोत है सर, ये हमने आपके सामने क्या रख दिया? एक अवरोधक रख दिया, ओके। ये आपका अवरोधक है सर। तो अवरोधक कौन है सर? जो अपने अंदर से प्रकाश को पास नहीं करेगा। तो देखो प्रकाश इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा सर, ये इसको रोक देगा तो सामने, ठीक है सर, सामने वाली दूरी में इतने में प्रकाश रुक जाएगा सर। अगर हम बनाए तो सर इतनी दूरी का प्रकाश रुकेगा। तो सर ये जो सामने स्पॉट है सर ये हमें काला मिलना चाहिए, क्योंकि सर यहाँ पे प्रकाश नहीं आ रहा, रुकेगा। और इसके बाहर सर ये जो प्रकाश है इधर उधर, ये प्रकाश क्या होना चाहिए सर? पूरा आएगा, ठीक है। तो देखो ऐसा प्रकाश गया इस तरह से, ये तो रुक गया, ये बीच में प्रकाश नहीं आया। अब इसके ऊपर प्रकाश आ रहा है तो ये चमकीला, ये भी चमकीला। लेकिन सर ये जो स्पॉट है वो क्या होना चाहिए?
काला होना चाहिए, इतना बड़ा क्षेत्र क्या काला होना चाहिए। जबकि आप देखो काला क्षेत्र हमें कुछ छोटा मिल जाए, क्यों सर छोटा क्यों मिला? जितना अवरोधक का आकार है उतना ही ब्लैक स्पॉट मिलना चाहिए, पर क्यों नहीं मिला? क्योंकि सर जब ये प्रकाश इस अवरोधक किनारे से टकराएगा तो टकरा कर ऐसे मुड़ जाएगा सर, मुड़कर देखो अंदर आएगा, मुड़कर अंदर आएगा, देखो से मुड़कर क्या आ गया? अंदर आ गया। तो जब मुड़कर अंदर आएगा इससे इतना प्रकाश आ गया तो ये क्या हो गया? चमकीला। ये क्या हो गया? चमकीला। तो केवल ब्लैक स्पॉट क्या मिला? छोटा। क्यों? क्योंकि प्रकाश डायरेक्ट इस अवरोधक किनारे टकरा क्या हुआ? मुड़ गया। तो क्या हो रहा है सर? ये विवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये विवर्तन हो रहा है। तो ये हमने बताया कि जब प्रकाश तरंग किसी धारक या अवरोधक के किनारे से टकराती है तो टकराकर मुड़ जाती है अपने पथ से। विचलित बाहर की तरफ भी हो सकती है, अंदर की तरफ भी हो सकती है। यहाँ पर भी सर बाहर की ओर है, लेकिन बाहर तो ऑलरेडी खूब ज्यादा प्रकाश है, इसलिए उसका प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला। और जो प्रकाश अंदर आया तो उसका प्रभाव हमें देखने को मिला कि ये सब ब्लैक क्षेत्र था सर, इसमें क्या हुआ? प्रकाश अंदर आके उस पर चमकीलापन तैयार कर रहे हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है क्या? किसकी? विवर्तन की। सर क्या परिभाषा विवर्तन की? सिंपल है, प्रकाश तरंग का किसी धारक या अवरोधक के किनारे से टकराकर मुड़ने की घटना। प्रकाश तरंग का किसी धारक या अवरोधक के किनारों से टकराकर मुड़ने की जो घटना है सर, वो क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। वो क्या कहलाता है सर? विवर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश तरंग का किसी धारक या अवरोधक के किनारों से टकराकर मुड़ने की जो घटना है सर, वो विवर्तन कहलाता है। ओके नाउ ठीक है, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं सर, इसकी एक डेफिनेशन और है, प्रकाश के विवर्तन की एक परिभाषा और है सर। क्या सर? विवर्तन में क्या हो रहा है सर? आप देखो क्या हो रहा है कि प्रकाश तरंग को सीधा सीधा जाता है, सीधा सीधा। ये इसका है सर, ये वाला भाग क्या था सर? ज्यामितीय छाया का, ये डार्क वाला एरिया था सर, ये भी डार्क वाला एरिया था। लेकिन विवर्तन से क्या हुआ सर? प्रकाश ने क्या किया सर? ये केवल चमकीला स्पॉट बनना चाहिए था सर, यहाँ पे काला और यहाँ पे काला। जबकि हुआ क्या सर? प्रकाश विवर्तन के पश्चात क्या करता है? इस ज्यामितीय छाया में घुस जाता है, जबरदस्ती अतिक्रमण कर लेते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ सर। ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या था? छाया का था सर, कालापन मिलना चाहिए था, यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही प्रकाश क्या हुआ? विवर्तित हुआ तो अपनी ज्यामितीय छाया में क्या कर गया सर? एंटर कर गया, जबरदस्ती क्या कर दिया? अतिक्रमण हो गया, जबरदस्ती घुस जाता है और वहां पे चमकीलापन तैयार करता है। तो इसकी डेफिनेशन ये भी है कि प्रकाश तरंग का किसी धारक या अवरोधक के किनारों से टकराकर, प्रकाश तरंग का किसी धारक या अवरोधक के किनारों से टकराकर उसकी ज्यामितीय छाया में अतिक्रमण कर लेने की घटना, उसकी ज्यामितीय छाया में अतिक्रमण कर लेने की जो घटना है सर, वो विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है सर? वो विवर्तन कहलाता है। तो विवर्तन की दो डेफिनेशन बता दी मैंने आपको। पहली कंडीशन बता दी कि प्रकाश तरंग जब किसी धारक या अवरोधक के किनारे से टकराता है, प्रकाश तरंग जब किसी धारक या अवरोधक के किनारे से टकराता है तो टकराकर मुड़ने की जो घटना है वो विवर्तन कहलाता है। प्रकाश तरंग का किसी धारक या अवरोधक के किनारों से टकराकर मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाता है। दूसरी परिभाषा, प्रकाश तरंग का किसी धारक या अवरोधक के किनारों से टकराकर उसकी ज्यामितीय छाया में अतिक्रमण कर लेने की जो घटना है सर, वो भी विवर्तन कहलाती। इसके बाद में सबसे बड़ी कंडीशन है कि सर विवर्तन की कंडीशंस क्या है, विवर्तन की शर्त क्या है। जैसे हमने व्यतिकरण की बात की सर, व्यतिकरण की अपनी कुछ शर्तें होती है, तो सर ऐसे क्या विवर्तन की भी कुछ शर्तें हैं क्या? तो देखो, विवर्तन की सबसे पहली मोटी कंडीशन यही है कि कोई भी धारक है सर, ये आपका धारक है, ये आपका अवरोधक है, तो सर ये प्रकाश किरण आ रही है, ये वाली वही, तो आपके प्रकाश की तरंग में क्या सर? लैम्बडा होता है। जो भी प्रकाश तरंग आएगी उसमें लैम्बडा होगा सर। तो एक तो प्रकाश तरंग की लैम्बडा है और सर एक कौन है सर? इस अवरोधक का आकार है। एक तो क्या इसका लैम्बडा है और सर एक कौन है इसका आकार है सर। तो पहली कंडीशन तो यही बन रही है कि सर बताइए क्या कंडीशन है यहाँ पे कि ये तरंग, ये प्रकाश इस धारक या अवरोधक से विवर्तित कब होगा? तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि धारक, ठीक है, कोई भी प्रकाश तरंग किसी धारक या अवरोधक से विवर्तित कब होती है? जब धारक या अवरोधक का आकार इस आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का बराबर होना चाहिए। जितनी लैम्बडा है अगर उतना ही आकार है, लैम्बडा जिस कोटि का है उसी कोटि का अगर आकार है तो ही विवर्तन होगा। मतलब इस धारक का आकार इस आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर होना चाहिए तो विवर्तन होगा। यदि आकार लैम्बडा से ज्यादा है, अगर आकार बड़ा है, धारक बड़ा है, लैम्बडा क्या छोटा है, तो विवर्तन नहीं होगा। यहाँ विवर्तन होगा, ये हम बोलेंगे सर यहाँ विवर्तन होगा। कब? जब
धारक या अवरोधक का आकार आपतित तरंग के तरंगदैर्ध्य के बराबर होना चाहिए, या इसको बोलते हैं आपतित तरंग की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। कोटि का मतलब हुआ कि जितना आकार है उतना ही लैम्बडा, जितना लैम्बडा उतना ही आकार होना चाहिए। अगर ये किसमें है, मीटर में है, तो ये भी किसमें मीटर होना चाहिए, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये होता है एक ही कोटि का होना, मीटर मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मतलब आकार लैम्बडा के लगभग बराबर है तो हम उसको एक ही कोटि का भी बोल सकते हैं। ये मीटर में है तो ये मीटर में, ये मिलीमीटर है तो ये भी मिलीमीटर, ठीक है। तो ये एक ही कोटि कहलाते हैं। तो कोई भी तरंग, कोई भी प्रकाश तरंग किसी धारक या अवरोधक से विवर्तित कब होगी, जब धारक या अवरोधक का आकार आपतित तरंग की तरंगदैर्ध्य के बराबर हो या आपतित तरंग की तरंगदैर्ध्य की कोटि का हो। आपतित तरंग की तरंगदैर्ध्य क्या हो, कोटि का हो, तो ही विवर्तन होगा। यदि आकार लैम्बडा से क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो विवर्तन नहीं होगा, तो विवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो यही एक कंडीशन है, ठीक है। विवर्तन कब होगा, विवर्तन कब होगा, जब धारक या अवरोधक का आकार आपतित तरंग की तरंगदैर्ध्य के बराबर हो या फिर तरंगदैर्ध्य की कोटि का हो, तो विवर्तन होगा। यदि आकार लैम्बडा से बड़ा है तो विवर्तन नहीं होगा। अब इस कंडीशन पे ही देखो, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार आता है, काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है। सर क्या है क्वेश्चन, ये आता है सर दो चीजें हैं सर, एक तो है प्रकाश तरंग, ठीक है, और सर एक है ध्वनि तरंग। एक तो प्रकाश तरंग और एक कौन है सर, ध्वनि तरंग, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है सर प्रकाश ध्वनि तरंगों का विवर्तन तो दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। जो ध्वनि तरंगे हैं सर उनका विवर्तन तो दैनिक जीवन में हमें देखने को प्राप्त होता है, जबकि अगर हम प्रकाश तरंगों की बात करें तो प्रकाश तरंगों का विवर्तन दैनिक जीवन में हमें देखने को नहीं मिलता है। दैनिक जीवन में दरवाजों से, खिड़कियों से, रोशनदान से, दीवारों से आदि से प्रकाश का विवर्तन नहीं होता, जबकि ध्वनि तरंगों का होता है। तो क्वेश्चन ये बार बार आता है, ऐसा क्यों, प्रकाश का विवर्तन दैनिक जीवन में प्रेक्षित क्यों नहीं हो रहा, जबकि ध्वनि तरंगों का विवर्तन दैनिक जीवन में प्रेक्षित क्यों किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन यही है सर विवर्तन कब होगा, प्रकाश तरंगों का या ध्वनि तरंगों का विवर्तन कब होता है। सबसे मोटी कंडीशन यही है कि सर आकार लैम्बडा की कोटि का होना चाहिए। धारक या अवरोधक का आकार उतना ही होना चाहिए जितना लैम्बडा होगा। प्रकाश का लैम्बडा देखो एक बार, तो प्रकाश का लैम्बडा होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यहाँ सॉल्व करें तो 4 इंटू 10⁻⁷ से 7 इंटू 10⁻⁷ होता है मीटर। तो आप देखो ये बहुत छोटा मान है, अगर लिखें इसको तो 0.00004 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 0.00004 मीटर से कितना 0.00000 और ये आपका 0 और 7 मीटर तक। तो आप देखो जो प्रकाश का लैम्बडा सर बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, कितना है सर 0.00004 मीटर से 0.007 मीटर तक। तो सर ये बहुत छोटा मान है। जो प्रकाश की लैम्बडा है सर वो बहुत ही छोटा मान होता है, लैम्बडा बहुत छोटे होते हैं, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बहुत ही छोटी होती है। जबकि आप दैनिक जीवन में चलो सर, दैनिक जीवन में हम किसकी बात करें, दरवाजे की बात करें या रोशनदान की बात करें या खिड़कियों की बात करें या दीवारों की बात करें, तो बताइए खिड़कियों का जो आकार है, खिड़कियों का जो आकार है क्या वो इस लैम्बडा के बराबर है क्या। खिड़कियों का आकार तो बड़ा है और प्रकाश का लैम्बडा क्या है, ज्यादा है। तो खिड़कियों का जो आकार है या दरवाजों का जो आकार है तो वो प्रकाश की लैम्बडा से क्या है, ज्यादा है। दीवारों का जो आकार है तो प्रकाश की लैम्बडा से क्या है, ज्यादा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में दरवाजों से, खिड़कियों से, रोशनदान से, दीवारों से प्रकाश का विवर्तन हो सकता है। तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का मान अति सूक्ष्म होता है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का मान अति सूक्ष्म होता है और इस आकार के धारक या अवरोधक दैनिक जीवन में प्राप्त नहीं किए जा सकते। और यही कारण है कि दैनिक जीवन में प्रकाश तरंगों का विवर्तन देखने को नहीं मिलता, अर्थात दरवाजों से, खिड़कियों से, रोशनदान से, दीवारों से आदि से प्रकाश का विवर्तन प्रेक्षित नहीं किया जा सकता। जबकि अगर हम बात करें किसकी, ध्वनि तरंगों की बात करें तो ध्वनि तरंगों की जो तरंगदैर्ध्य है वो मीटर कोटि में होती है। क्या होती है सर, उसका जो तरंगदैर्ध्य है सर वो क्या 10⁻⁷ चलता है, जबकि ये क्या है सर 1, ठीक है, मीटर कोटि में होता है, ठीक है। 1 मीटर से 1 से 16.1 सेंटीमीटर से 16.5 सेंटीमीटर चलता है। तो ये जो ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य है सर वो बहुत बड़ा होता है, इसकी तुलना में बहुत बड़ा मान होता है। और इस आकार के तो दरवाजे या खिड़कियां या धारक या अवरोधक
दैनिक जीवन में प्राप्त किए जा सकते हैं। इस आकार के तो जो धारक या अवरोधक है वो दैनिक जीवन में प्राप्त हो सकते हैं। दरवाजे खिड़कियां इस रेंज में आती है, इस रेंज में आती है, मीटर रेंज में आती है, ठीक है। दरवाजे खिड़की का आकार मीटर में होता है, ठीक है। तो इस आकार, इस तरंगदैर्ध्य या इस आकार के तो धारक अवरोधक दैनिक जीवन में प्राप्त किए जा सकते हैं। दरवाजों से, खिड़कियों से, रोशनदान आदि से ध्वनि तरंगों का विवर्तन प्रेषित किया जा सकता है या होता है। तो समझ में आ गया कि प्रकाश का विवर्तन दैनिक जीवन में प्रेषित क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का मान बहुत छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। इस आकार के धारक या अवरोधक दैनिक जीवन में प्राप्त नहीं किए जा सकते। यही कारण है कि प्रकाश का विवर्तन दैनिक जीवन में देखने को नहीं मिलता। और अर्थात दरवाजों से, खिड़कियों से, रोशनदान से, दीवारों से आदि से प्रकाश का विवर्तन प्रेषित नहीं होगा, जबकि ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य का मान अधिक होता है और इस आकार के धारक अवरोधक दैनिक जीवन में प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात दरवाजों से, खिड़कियों से, रोशनदान आदि से ध्वनि तरंगों का विवर्तन प्रेषित किया जा सकता है। और इसका एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे हम रूम में बैठे हुए हैं, फ्लैट में बैठे हुए हैं, तो फ्लैट में हम क्या देखते हैं, फ्लैट में क्या देखते हो कि सर एक रूम में आपने लाइट जलाई, किसी फ्लैट के एक रूम में आपने लाइट जला रखी है, उसमें आपने लाइट ऑन की, तो क्या आपने ये फील किया कि उस एक रूम की लाइट किचन में भी जा रही है, गेस्ट रूम में भी जाती है, दूसरे रूम तक पहुंच जाती है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। उस रूम की लाइट तो उस वहीं तक रहेगी, हमें किचन में अलग लाइट जलानी पड़ती है या दूसरे रूम में अलग लाइट जलानी पड़ती है। तो एक रूम का प्रकाश दूसरे रूम तक नहीं पहुंचता। जबकि अगर हम बात करें, ठीक है, क्यों नहीं पहुंचता, क्योंकि सर प्रकाश दरवाजों की दीवारों से टकराकर विवर्तित नहीं होता, मुड़ता नहीं है, ठीक है। जबकि अगर हम किसी फ्लैट में एक रूम में आप म्यूजिक सिस्टम चला दें या टीवी चल रहा है, उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी हाई कर दें, तो क्या देखते हैं सर, उस एक रूम में जो म्यूजिक सिस्टम बज रहा है सर, उसकी जो आवाज है, उसमें जो बजने वाले गाने हैं सर, उनकी आवाज पूरे फ्लैट में गूंजती है सर, पूरे फ्लैट में हर रूम में सुनाई देती, ठीक है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो म्यूजिक सिस्टम से जो ध्वनि तरंगे निकल रही है सर, वो फ्लैट में दरवाजों से, खिड़कियों से, ठीक है, दीवारों से विवर्तित होकर दूसरे रूम में पहुंच जाएगी, दरवाजे से टकराकर घूम जाएगी, विवर्तित होगी, मुड़ जाएगी, मुड़कर दूसरे रूम में पहुंच गई, दूसरे तीसरे रूम में पहुंच गई, तो पूरे फ्लैट में घूम गई। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगों का विवर्तन दरवाजों से, खिड़कियों से हो रहा है, वो टकराकर मुड़कर दूसरे रूम तक चली गई, ठीक है, विवर्तित हो गई ध्वनि तरंगे, और पूरे फ्लैट में हमें आवाज सुनाई दे रही है। जबकि जो एक रूम में जो प्रकाश तरंगे हैं सर, उनका दरवाजों से, खिड़कियों से विवर्तन नहीं होता, वो टकराकर घूमती नहीं है, ठीक है। वो उस कंडीशन में दूसरे रूम तक प्रकाश तरंगे नहीं पहुंचेगी, तो वो विवर्तित नहीं हुआ, इसका दूसरे रूम में उसका प्रकाश नहीं पहुंचा, उस एक रूम का प्रकाश सीमित रहा। जबकि ध्वनि तरंगे दरवाजों से, खिड़कियों से टकराकर क्या हुई, मुड़ गई, मुड़कर दूसरे रूम में पहुंच गई, तीसरे रूम में पहुंच गई, तो पूरे फ्लैट में सुन रहा है। तो यही है कि एक फ्लैट में बजने वाले म्यूजिक सिस्टम की आवाज पूरे फ्लैट में सुनाई देती है, जबकि एक रूम का प्रकाश दूसरे रूम तक नहीं पहुंच पाता। ये इसका एग्जाम्पल, ठीक है, ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ऐसे